बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज बात उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। खबर यह कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। खबरों की माने तो वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। वही अयोध्या जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जिस अयोध्या और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका देश भर में बजवाया था। 90 के दशक से लेकर आज तक रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसी अयोध्या से जहां विश्व स्तरीय सुविधाओं से लेस किया जा रहा है। जिस अयोध्या के विकास को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार वहां का दौरा करते हैं और खुद वहां चल रही योजनाओं पर पूरी नजर रखते हैं। लेकिन अभी ये बस अटकले ही हैं कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ऐसी खबरें थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उधर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आएगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। फरवरी 27 यानी 5वें चरण में अवध और अयोध्या नगरी में चुनाव होगा। वहां के मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने जुलाई 2021 में ही कह दिया था कि अगर योगी जी यहां से लड़ने का निर्णय करते हैं तो मैं खुशी खुशी अपनी जगह उनके लिए रिक्त कर दूंगा, हट जाऊंगा वहां से। बात अयोध्या की इसलिए भी है क्योंकि अवध और पूर्वांचल की बात होती है। अवध की 66 सीटें, अयोध्या की 5 सीटें, जहां पर 5 में से 4 में 2012 में समाजवादी पार्टी का रौब था। 2017 में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती, और वो भी करीब 40% वोट शेयर के साथ, 43% वोट शेयर के साथ। और ये वोट शेयर अयोध्या नगरी में लोकसभा 2019 के चुनावों में बढ़कर करीबन 49% हो गया था। तो सब ने घूमकर बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही आगे बढ़ने की बात की थी। अब तो वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। दूसरी बात यह भी है कि अवध की जो सीटें हैं उसके साथ साथ अयोध्या नगरी की इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दें। 271, 273, 274, 275 और 276, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, विधानसभाएं। ये सब पूर्वांचल से लगकर हैं, और पूर्वांचल और अवध को अगर जोड़ दें तो कुल मिला के 403 में से 215 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी ने 157 सीटें जीती थी। 2017 में 157 सीटें जीती थी। अब यानी उस वक्त भी इनका 80% सीट कन्वर्जन नहीं हुआ। अब अगर 80% सीट कन्वर्जन का अगर इन्होंने लक्ष्य तय किया है तो ये 215 सीटें ही अश्वमेध यज्ञ हो सकता है। यही अश्वमेध यज्ञ हो सकता है जहां बीजेपी फिर से 300 सीटों के करीब करीब जीत सके। इन दो रीजन से, इन 2 क्षेत्रों से, पूर्वांचल में काशी है और अवध में अयोध्या। काशी और अयोध्या साथ में मिल गए। मोदी और योगी यहां पर इनका वर्चस्व रहा तो क्या 157 से अधिक सीटें अब की बार भी जीत पाएंगी और फिर जीत का डंका बजा पाएगी बीजेपी। दूसरी बात यह है कि ओबीसी वोट करीब 50% उत्तर प्रदेश में है, अनिला सिंह जी, जिसमें से अमूमन अधिकतम वोट इन्हीं 2 जगह से है, पूर्वांचल और अवध। और जहां अभी ओबीसी के कई कद्दावर नेता बीजेपी से समाजवादी पार्टी की ओर पलायन कर रहे हैं, ये योगी का कार्ड क्या ट्रंप कार्ड है, ये सवाल भी उठता है। जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना। केवल पुतले जलाने से रावण नहीं मरा करते। तो हर हिंदू के जहन में राम को जिंदा रखना जरूरी है, और उस राम को जिंदा रखने के लिए बेहद आवश्यक है कि जो लड़ाई हमने लड़ी, जिस लड़ाई में हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी मारे गए, जेल में गए,
जिनकी वजह से सरयू नदी जो है लाल हो गई है, और एक पार्टी के मुखिया कहते हैं संविधान को बचाने के लिए मैंने गोलियां चलवाई, दोबारा भी चलवानी होगी तो हिंदुओं को भुनवा देंगे। मैं कहती हूँ उसी पावन धरती से जहां पे आज रामलला मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी धरती से हमारे मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी तो जो पार्टी तय करेगी, संत हैं, जहां खड़े हो जाएंगे ये वो संत है। आप देखिए, आप अखिलेश यादव जी हो चाहे मायावती जी हो, नोएडा नहीं आते थे कि भैया नोएडा आ गए तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा मैं संत हूं, मेरे लिए नोएडा की भूमि भी उतनी ही पावन है जितनी मेरी गोरखपुर की, जितनी मेरी मथुरा की, जितनी मेरी अयोध्या की। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ये नोएडा है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को ये तय करना है, हिंदुत्व, हिंदुज्म, कुछ भी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषित किया है, उसको आपको अपने मन में, अपने जहन में जिंदा रखना है, या फिर ऐसे लोगों के साथ जाना है जो लोग के जी। सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं। कौशल किशोर जी नमस्ते। कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस मुद्दा, उसको काउंटर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से करने की कोशिश कर रहा है बीजेपी। क्या योगी आदित्यनाथ अवध और अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग जो है भले चले गए हों, जनता बीजेपी के साथ है। और जनता वो लोग जो गांव में रहते हैं, वो लोग भी या जहां भी रह रहे हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वंचित समाज के लोग हों, चाहे SC ST के लोग हों, चाहे गरीब तबके के लोग हों, वो लोगों में एक ये बहस शुरू हो गई इस बात को लेकर के कि आखिर चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ये लोग छोड़ करके क्यों भागे। तो निश्चित तरीके से उन क्षेत्रों में जहाँ के लोग विधायक या मंत्री इस्तीफा, उनके क्षेत्रों में बहस शुरू हो गई कि अगर ये यहाँ से लड़ते तो निश्चित तरीके से चुनाव हार जाते, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार के खिलाफ, वो पार्टी के खिलाफ नहीं, व्यक्तिगत कुछ विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रिपोर्ट सर्वे में आई थी और जनता ऐसे लोगों से नाराज थी, इसलिए वो पार्टी को छोड़ करके भागे कि शायद टिकट हमारा कट जाए। इस तरीके से करने का काम किए। मैं कह रहा हूं कि जो जनता को सुविधाएं आज की तारीख में मिल रही है, वो किसी भी सपा, बसपा या कांग्रेस की सरकार में वो नहीं मिली। जब जिनके पास सत्ता थी तब इन्होंने कुछ देने का नहीं काम किया। अब लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, लोगों की इलाज मुफ्त में मिल रहा है, टाइम बाउंड कार्यक्रम के तहत लोगों को आवास उपलब्ध कराने हैं, 2024 तक घरों तक के लोगों के पीने का पानी पहुंचाना है, सब बीजेपी कर रही है। टाइम बाउंड कार्यक्रम करने का काम कर रही है। किसानों को किसान निधि सम्मान दे रही, विधवा विकलांग वृद्धाओं को पेंशन दूनी कर दिया। जो गांव पंचायत में पंच थे उनको कभी किसी ने नहीं देखा, हमारी सरकार ने उनको जो है पंचों को भी, जो गांव में 9 से लेकर 17 तक होते गांव पंचायत में, उनको भी उनकी बैठक में उनको 100 रुपए उनका वो कर दिया बैठक का। तो इस तरीके से तमाम चीजें, ये आप आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड हैं, PRD के जवान हैं, पर कौशल किशोर जी, निर्देशक हैं, प्रेरक हैं, रोजगार सेवक हैं, तो ये तो बनाने वाली रसोइया हैं, ये तो चौकीदार हैं, बीजेपी की कोशिश रही है का काम किया है, वो सब बीजेपी। ये घर घर जाकर दस्तक तो दे रहे, घर घर जाकर दस्तक तो दे रहे हैं, लाभार्थियों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब एक सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं ये इक्वेशंस बिठा रही है। छोटे छोटे जो नेता हैं अलग अलग वर्ग से, OBC, MBC, दलित और हर ग्रुप्स में इनको जोड़कर, प्लस इनका यादव प्लस मुस्लिम कार्ड, ये समीकरण जो है लोकल समीकरण, इस पर काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो इस सामाजिक न्याय के प्लैंक पर वो लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसका काउंटर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होगा? और क्या इसलिए काशी और अवध, ये जो 2 रीजन है, और यहां पर OBC का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है अगर उत्तर प्रदेश में देखें? कौशल किशोर जी। कौशल किशोर जी से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके साथ लिंक जो है वो टूट गया है, या इंटरनेट कनेक्शन, अगर वो फिर से जुड़ते हैं तो फिर उनसे यही सवाल पूछेंगे। लेकिन बात यही घूम फिर के आती है,
अजीज खान जी, सामाजिक न्याय वर्सेस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब ग्राउंड पर बीजेपी ने तो घर घर दस्तक लगाना शुरू कर दिया और कहा कि जो लाभार्थी हैं उनको याद दिलाना शुरू कर दिया कि हमने क्या काम किया है। आप लोग अलग लगा रहे हैं, हवा चला रहे हैं कि देखिए ओबीसी से कद्दावर नेता पलायन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, एंटी योगी वेव है। अब वहीं योगी आदित्यनाथ अगर अवध में उतर गए, काशी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाले हैं, अब अयोध्या में योगी आ गए तो ये 215 सीटों में खींचतान ज्यादा हो जाएगी और यहीं पर डिसीजन होगा सर। 403 में ये दो जो रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वांचल और अवध। देखिए आनंद जी, अभी माननीय कौशल किशोर जी से आप लगातार सवाल पूछ रहे थे। ये वही माननीय कौशल किशोर जी हैं जो कोरोना काल पे इन्होंने सरकार पर बहुत बड़ा सवाल उठाया था। इन्होंने प्रदर्शन भी किया था, अनशन पर भी बैठे थे, और यही नहीं बैठे थे, ब्रजेश पाठक जी भी बैठे थे। देखिए इनको भी पीड़ा है अंदर से। इनको पता है कि सरकार जो 5 साल चली है ना, वो उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय योगी जी ने बंधक बना लिया था। लोग घुटन महसूस कर रहे थे, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, उत्तर प्रदेश में लोग घुटन महसूस कर रहे थे। आज आप देखिए ना, आपने सामाजिक न्याय की बात की ना, समाजवादी पार्टी पहले भी कह रही कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं, हम शोषित वंचित दलित समाज जो है, पिछड़ा जो समाज है, हम उसको उसका हक दिलाना चाहते हैं, क्योंकि यह समाज बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी से जुड़ा था, नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी से जुड़ा था। आज क्या हुआ है साहब, इनको अपमानित किया जा रहा है। जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, माननीय यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनको जब सम्मान देने की बात आई तो उनको स्टूल पर बैठाया जाता है। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं साहब, देखिए उनको फाइबर की कुर्सी दी जाती है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो सोफर पर बैठते हैं। देखिए सम्मान की लड़ाई है, यहाँ अभिमान की लड़ाई है। यहाँ लड़ाई किस चीज की है भाई? आप हक वैसे भी नहीं दे रहे हैं तो कम से कम सम्मान दें। क्या अयोध्या से माननीय योगी जी चुनाव लड़ेंगे तो क्या वहां कोरोना में जो लाशें बही हैं अयोध्या के लोगों को नहीं पता चला है? 800 का सिलेंडर 80,000 में जो बिका है वो अयोध्या के लोगों को नहीं पता चला है? क्या जो बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, थोड़ी दूर आगे आप निकल जाएंगे, गोरखपुर है, माननीय योगी जी का गृह जनपद है, वहां पे वसूली को लेकर के एक व्यापारी की हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई। क्या अयोध्या के लोगों ने नहीं देखा? और रही बात मथुरा, अभी तो माननीय योगी जी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे, सपने में कृष्ण भगवान आ रहे थे, और कृष्ण भगवान जब सपने में आए तो उन्होंने कहा कि 5 साल में आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, मथुरा में मत आना, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत की नगरी है, नफरत आपने पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया है, अब आप मथुरा में मत आइए। देखिए मथुरा में देखिए अजीज खान जी, आप भी बोलते ही रहेंगे तो फिर दूसरों को भी तो बोलने का अवसर दीजिए अजीज खान जी। ऐसा भी है। देखिए अभी मथुरा में नफरत की जो पृष्ठभूमि है, नफरत का जो प्रतीक है, वो आज भी कृष्ण भूमि पर खड़ा हुआ है। उसको तो फिर के आज तक किसी यदुवंशी ने उस पर बात भी नहीं की, ना ही कृष्णवंशी ने बात की। पर जिस प्रदेश का व्यक्ति ये दावेदारी कर रहा है कि उसे मुख्यमंत्री बनना है, वो अपने कास्ट की दुहाई दे, तो फिर वो प्रदेश के लिए कर रहा है या फिर अपने कास्ट के लिए कर रहा है? ये सवाल भी उठता है अजीज खान जी। और अयोध्या गोरखपुर कुशीनगर काशी में जो परिवर्तन पिछले 5 साल में ग्राउंड पर हुआ है, वो तो पिछले 40 साल में नहीं हुआ। ये तो वहां के स्थानीय भी कहते हैं। हाँ, बीजेपी से लोग नाराज भी हो सकते हैं कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने काम किया है, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया, ये भी हो सकता है। और जो व्यक्ति अपने लिए ही नहीं, अपनी बेटी एमपी होने के बाद अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगे और कहे उसको भी टिकट दीजिए, उसके बारे में अगर आप ये कहें कि भाई इसने जो किया ठीक किया, 5 साल लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर रहकर कोऑपरेशन भी उनके पास था, ये सब कुछ उनके पास था, और कहते हैं 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, और आप कह रहे हैं कि भाई आ जाइए, स्वागत है आपका, आपने 5 साल वहां कुछ नहीं किया, अब तो आप करेंगे। ठीक है, तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है समाजवादी पार्टी से, तो किस तरीके का समीकरण बना रहे हैं। लेकिन विजय कौशिक जी, यहां बात तो यह हो गई कि भाजपा और सपा तो ठीक है, कांग्रेस कहां है? क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता या तो सपा में जा रहे हैं या भाजपा में जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले भी उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल चुकी है, कोई नई बात नहीं है। और ये कितने साल पहले संसार का नियम है, कितने साल हमारे यहाँ दरवाजे खुले पड़े हैं। कितने साल पहले? जिसको आना है आइए, जिसको जाना है जाइए। कांग्रेस सिद्धांतों के साथ
अपनी नीतियों के साथ समाज के कल्याण के लिए मैदान में है। हमने विपक्ष की अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से हमेशा निभाया। हमने भाजपा को बार बार चेताया कि राम मंदिर के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई पर कंट्रोल करना, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, ये सब सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार इन पर खरा नहीं उतरेगी तो जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। हम लगातार संघर्ष करते रहे। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने मुद्दों की लड़ाई लड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके भरोसे हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल करेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। बट खोई जमीन हासिल करने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। यहाँ तो लोग ही खो रहे हैं। आप नरेश सैनी से लेकर इमरान मसूद तक हर कोई कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहा है। जितिन प्रसाद भी निकल गए। आनंद जी, कई बार तूफान से पहले की शांति में पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। समय आएगा, देखिएगा। कांग्रेस को पहले भी बहुत बार लोगों ने माना कि खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस हर बार पूरी ताकत के साथ आई। मैं यही पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार कब उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाई? अब तो अमेठी भी छूट गया, रायबरेली पर भी सवाल उठ रहे हैं, और वहां देखिए सहारनपुर भी छूट गया। 2012 से सपा सबसे वीक था, वहां कांग्रेस बनाम भाजपा था। वहां का सबसे तगड़ा नेता जो कांग्रेस पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था वो सपा में चला गया। उधर कोई एक पूर्व विधायक जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से वो भाजपा में चले गए। अब रायबरेली से भी विधायक जो थी वो भी चली गई, वो भी बीजेपी में चली गई। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तूफान से पहले हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरफ करवट होगा। नहीं, इसका एक कारण है। अनिला जी, हाँ बोलिए। फिर अनिला जी, एक बात कह दूं मैं, फिर अनिला जी से पूछ लेना जी। देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसने राजनीति को रण क्षेत्र में बदल दिया है। ये लोग साम दाम दंड भेद, किसी को सीबीआई का डर दिखाकर, किसी को ईडी का डर दिखाकर, किसी को धन का लालच देकर दूसरी पार्टियों से अपनी पार्टियों में लेकर आते हैं। देखिए विजय कौशिक जी, साम दाम दंड भेद का खेल जो है वो कोई कांग्रेस पार्टी से ही सीखे, जिसने तो डेमोक्रेसी को जेल में डाल दिया। वो अगर दूसरों को साम दाम दंड भेद की बात बताए तो फिर थोड़ा हल्का लगता है वहां पर। भाई यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। लेकिन आगे चलते हैं, थोड़ा सा खबर और है, फिर अनिला जी के पास चलते हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियों में भगदड़ मची है। हर दल के नेता दूसरे दलों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़कर जाने वाले नेताओं पर बड़ी खबर यह है कि बीजेपी को छोड़कर जाने वाले सभी मंत्री या विधायक हैं या जो किसी ना किसी दूसरे दल से बीजेपी में आए थे। मतलब यह है कि बीजेपी का मूल कैडर का कोई भी नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया, और इसे कहा जा सकता है कि बीजेपी में कोई भगदड़ नहीं है। इस बीच बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की कमी भी नहीं है। अलग अलग दलों को छोड़कर कई नेता हाल के दिनों में बीजेपी में शामिल भी हुए हैं। उधर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट सीट में बहुत काम किया है और वो चाहती हैं कि उसे टिकट मिले। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को तय करना है कि उनके बेटे को टिकट दे या नहीं, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी दिल्ली आ जरूर चुकी हैं। कहा कि और भी मीटिंग है, लेकिन इस पर भी मैं मुलाकात करूंगी नेताओं से। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से बीजेपी की सांसद हैं। वहाँ पर चुनाव समिति की बैठक भी है, नेताओं से वहाँ मुलाकात भी होगी, आलाकमान से मुलाकात होगी? नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरी राजभाषा समिति की आज बैठक है और हम द्वितीय समिति की मैं संयोजिका हूँ, तो आज उसकी बैठक है। लेकिन जब जाऊँगी तो नेताओं से मिलूँगी। मेरा वैसे ये जो टिकट वितरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है, परंतु मैं अपने सुझाव तो अवश्य दे चुकी हूँ पार्टी को, और मुझे आशा है कि सभी के सुझाव पे जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनका चयन होगा। ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। मैम, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर कल दारा सिंह चौहान, दो बड़े मंत्री जो हैं, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। 3 विधायकों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है। किस तरीके से इसको देख रही हैं? कितना इम्पैक्ट करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? अब उनके व्यक्तिगत कारण क्या मैं नहीं कह सकती। वैसे तो दोनों को ही पार्टी में सम्मान था, मंत्री थे। अब उनकी क्या नाराज़गी है तो ये तो हमारे बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि चुनाव के समय जब कोई जाता है तो जनता में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैम, मेरा आखिरी सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लड़ना है चुनाव में, तो पार्लियामेंट की मेंबर हूँ और मेरे बेटा 2009 से लगातार वहाँ पर ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूर टिकट की दावेदारी की है। अभी पार्टी को निर्णय लेना है कि उनको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे।
कौशल किशोर जी, आपसे फिर से राब्ता कर रहे हैं। जब आपसे कनेक्शन टूट गया तब अजीज खान समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि देखिए कोरोना काल में तो आप भी प्रदर्शन पर निकल आए, आप भी शायद बीजेपी से नाखुश हैं। जो ऑक्सीजन गैस प्लांट के जो मालिक हैं वो लोग जनता को गैस नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा रहे थे। उस पर मैंने बोला था और उसका नतीजा ये निकला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में 3 ऑक्सीजन गैस हैं ताकि हर सीएससी हर पीएससी पर ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वो चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उन्होंने कहा। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के समय में जो जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो किसान निधि सम्मान हो, चाहे लोगों को मुफ्त में आवास हो, चाहे शौचालय हो, या मुफ्त में राशन है और मुफ्त में इलाज है, लोगों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त में दिए गए, बिजली ग्रामीण 18 के मिल रही है। लेकिन सपा बसपा के कार्यकाल में 8 घंटे से ज्यादा लोगों को बिजली कनेक्शन लेने में विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन, इसी तरह गांव पंचायत को कोई नहीं पूछता था, उनको भी 100 रुपए उनकी बैठक में कि प्रधान बीडीसी के मेंबर सदस्य प्रमुख और जिला के अध्यक्ष इनका जो है मान दूना किया गया। तो ये सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड, पीआर जवान, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा अनुदेशक और खाना बनाने वाली रसोइयां, ये जो भी चौकीदार से रोजगार सेवक है, इनका सबका मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनको पूरी तरीके से संजीदगी से देखने का, चाहे वो बिजली कर्मचारी हो संविदा में और चाहे वो स्वास्थ्य हो, किसी भी विभाग के संविदा कर्मी हो, सब पर हमारी सरकार ने काम किया है और कर रही है। इसलिए आने वाले समय में किसने क्या किया आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार में केवल 18,000 आवास पूरे प्रदेश में दिए गए। हमारी सरकार ने 4.5 साल में 45 लाख आवास दिए। लेकिन अखिलेश जी अपनी सरकार में जिंदा लोगों के लिए काम नहीं किया, कब्रिस्तान में मुर्दे लोगों को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री कराने का काम किया और वहां पर हैंड पाइप लगाया। हमारी सरकार ने तय किया कि सन 2024 तक पानी की पाइपलाइन बिछा करके घरों तक के पीने का पानी शुद्ध उपलब्ध करा देने का काम करेंगे। इसलिए आज की तारीख में ये फायदा सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? एससी और एसटी समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और अगड़े वर्ग में गरीब लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के भी गरीब तबके के लोगों को ये तमाम इतना ज्यादा राशन और सुविधाएं मिल रही हैं कि कुछ लोगों ने तो मुझसे बताया कि इतना राशन मिल जाता है कि आदमी राशन को बेच भी रहा है। तो ये जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, ये सुविधाएं कौन छोड़ना चाहेगा? और जो लोग भी पर कौशल किशोर जी अंदर भी मानवता है और जो छोड़ के गए हैं आदमी, कौशल किशोर जी, जो पार्टी छोड़ के गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान, वो कह रहे हैं कि इस सरकार ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। तो ये इसके पहले क्यों नहीं छोड़े? जब चुनाव आचार संहिता लग गई, जब वो पद खत्म होने लगा, तब क्यों छोड़ा? उसके पहले बोल सकते थे, साल भर पहले बोल सकते थे, 6 महीने पहले बोल सकते थे। तब तो लोगों की समझ में आता। जनता इनके बारे में पूरी तरीके से समझ रही है और जहां से लोग चुनाव लड़े वहां की जनता इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। सर्वे रिपोर्ट में इनके खिलाफ रिपोर्ट थी कि हम इनको चुनाव नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने क्षेत्र में किसी भी पद पे रहे हो, लेकिन अपने क्षेत्र में जो जनता से जुड़ा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इनको डर था कि मेरा टिकट ना कट जाए, इसलिए छोड़ करके भागे और बहाना ले रहे हैं पिछड़ों का और वंचित समाज का। ये गलत है। पिछड़ा समाज, वंचित समाज, गरीब समाज एक तरफा एकजुट होकर के बीजेपी को वोट देगा और फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगा। एक सवाल मैं आपसे प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि बीजेपी के लिए हमेशा ये है कि हिंदू एक होकर वोट करे, यानी जाति में बंटकर ना करे, और उधर वहां जातीय समीकरण बनाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो आपको लगता है कि ये अपनी जाति से उठकर लोग वोट करेंगे उत्तर प्रदेश में आपकी चुनाव में? बिल्कुल करेंगे। सपा और बसपा का 2019 में इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। उसमें 64 सीटें जीत करके बीजेपी का अलायंस आई और अब ये सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनको जो सुविधाएं मिल रही, समाजवादी पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट है उनके समाज का, अखिलेश जी ने पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों की पार्टी, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान कौन लाया?
अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हमारी भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की, मोदी जी की सरकार सारी सुविधाएं दे करके लाने का काम किया। उन्होंने उस मिशन को नहीं पूरा किया। हमारी भाजपा की सरकार मिशन को पूरा करने का काम कर रही, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम कर रही है। महात्मा बुद्ध का, संत रविदास का, संत गाडगे का, महर्षि वाल्मीकि का, महात्मा गांधी का, इन सब लोगों का मिशन पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और वो अच्छी तरीके से वो लोग समझ रहे हैं। इसलिए उनको मालूम है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी ये सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अखिलेश जी अपने पीरियड में कब्रिस्तान में बाउंड्री खिंचवाते रहे, वहां हैंड पाइप लगवाते रहे। ये जनता को याद है पूरी तरीके से। उन्होंने क्या किया अपने पीरियड में, पिछड़े वर्ग के लोगों को, समाज के SC/ST के लोगों का स्कॉलर नहीं दिया। एक संप्रदाय विशेष के लोगों को स्कॉलर दिया, उनकी लड़कियों को अलग से शादी का पैसा दिया, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिया। SC समाज के लोगों को 3 से 4 लाख लोगों को प्रमोशन में जो आरक्षण मिलता था वो डिमोट कर देने का काम किया। उनको जो तहसीलदार से नायब तहसीलदार बन गए, दरोगा से सिपाही बन गए, के सब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानते हैं और वो वोट करेंगे बीजेपी को। बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और एक जगह पर इन्होंने एक एंकर से भिड़ते हुए बोला था, जब एंकर सवाल पे सवाल करने लगे तो इन्होंने बोल दिया कि मैं यादव हूं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पूर्व मुख्यमंत्री, और ये बोल रहे मैं यादव हूं। इसका मतलब हो मौर्य, काची, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, भुर्जी, साहू, तेली या लोध, बढ़ई जो भी हो, या इसके लिए पासी, चमार, धोबी, दानू, कोरी, खटिक, ब्राह्मण, छत्री, श्रीवास्तव, लाला, जो भी बिरादरियां हैं, उन बिरादरियों को नेग्लेक्ट करने का काम किया इन्होंने, अपने को यादव कह करके। सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और अभी से कुछ लोग की शायद मेरी सरकार ने जो ठीक कर देंगे, तो ये जो धमकी है, इस धमकी की वजह से जनता पूरी तरीके से इंतजार कर रही है आने वाले समय में किस दिन वोट पड़ेगा और कमल पर बटन दबाएंगे और पिछले बार से ज्यादा वोट जीत करके बीजेपी आएगी। आप कह रहे हैं कि जाति से उठकर और वर्ग से उठकर समाज वोट करेगा, कौशल किशोर जी। लेकिन सबसे आखिरी सवाल, मेरा आपके साथ कनेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जल्दी से करना चाहता हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए? कौशल किशोर जी, उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन अजीज खान साहब बहुत कुछ कह गए। कौशल किशोर जी, उनके साथ कनेक्शन ठीक नहीं तो मैं आप ही से पूछ लेता कि आप उनके सवालों का और उनके तर्क का आप जवाब दीजिए, पर अभी आप ही बता दीजिए। देखिए, कनेक्शन तो टूट जाना था क्योंकि कनेक्शन खत्म हो चुका है। अभी कौशल किशोर जी कह रहे थे कि बीजेपी ने अंबेडकर जी के मिशन को पूरा किया। क्या अंबेडकर जी का मिशन यही था कि निहत्थे किसानों को कुचल दिया जाए? हाथरस में बेटी को जो SC समाज की है उसको रात के अंधेरे में जला दिया जाए? अरुण वाल्मीकि जो SC समाज के हैं उनको मॉब लिंचिंग करके उनको मार दिया जाए? ये अंबेडकर जी का यही मिशन था। मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए कौशल किशोर जी बोल नहीं पा रहे, मंत्री हैं, उनका पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है, कैसे बोलेंगे? मैं सवाल इस बात का उठाना चाहता हूं कि कह रहे थे साहब न्याय मिला, बताइए ना। आज जो भी मंत्री और जो भी विधायक इनके वहां से इस्तीफा देकर के आते हैं, उन्होंने कहा हमें सम्मान नहीं मिला, धोखा हुआ हमारे साथ। और वाकई में पर एक बात बताइए अजीज खान साहब, चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि उनको सम्मान नहीं दिया गया, आप कह रहे हैं कि उनको पर एक बात बताइए, 5 साल मंत्री पद संभाल कर आचार संहिता लगने के बाद जब कोई पलायन कर जाए तो फिर उसकी नीयत पर सवाल तो उठाना ठीक है ना, गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनको जनता ने चुना था 5 साल के लिए, उन्होंने 5 साल उसको बनाए रखा, उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाया। ये उनका बड़प्पन है। अदरवाइज कोई दूसरा शख्स होता तो बीच में ही छोड़ देता, क्योंकि जिस तरीके से योगी अगर काम ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको, अगर आप अपनी नीयत पर काबिज हैं तो फिर आपको तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए जब आपको लगता है कि काम ठीक नहीं हो रहा और ऐसे लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता और इसीलिए मैं निकल के जा रहा हूं। जब आचार संहिता लग जाए और उसके बाद निकले तो फिर मौका परिस्थिति की बात तो निकल कर आती है अजीज खान जी। अच्छा, एक और खबर और है कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची उसको
जारी कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। पहली लिस्ट में 40% महिलाएं और 40% युवाओं को टिकट दिया गया है। जिन महिलाओं का पहली लिस्ट में नाम है, उनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां भी है। पहली लिस्ट जारी करने के साथ ही कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए नया नारा दिया है, लड़ेगा, बढ़ेगा, जीतेगा उत्तर प्रदेश। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। 125 उम्मीदवारों की सूची है। अगर यहां न्यूज़ 18 के मैजिक वॉल की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके नीचे दोआब, इस क्षेत्र के अंदर 119 सीटें हैं, जिसकी दावेदारी अब जिसमें कांग्रेस पार्टी शिरकत करने की बात कर रही है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है सीधी लड़ाई होगी। क्या यहां पर बसपा का खेल होगा, यही बहुत बड़ी बात है। बात अगर प्रियंका वाड्रा के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के अवध से लड़ने की, अयोध्या से लड़ने की बात पर भी है, जिस पर फैसला आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बीजेपी की ले सकती है। वहां पर अगर कहूं तो 215 सीटें हैं अवध और पूर्वांचल में। काशी में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सांसद है और वहां उनका दबदबा है। अयोध्या से अगर योगी आदित्यनाथ लड़ते हैं तो फिर क्या ओबीसी वर्ग के अंदर एक गैल्वनाइजेशन होगा और उनका साथ में मिलकर उठकर, जाति से ऊपर उठकर वोट करने की बात क्या ये सिद्ध होगी? 157 सीटें अवध और पूर्वांचल से 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 200 कम से कम वहां से 215 सीटें आती हैं। उन 215 सीटों में अगर 80% कन्वर्जन बीजेपी का लक्ष्य है तो उनको कम से कम 160-165 सीटें जीतनी होंगी। और 165 सीटें जीतने के लिए क्या ये मोदी योगी का कॉम्बिनेशन उनके लिए राम बाण सिद्ध होगा? यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ अखाड़ा में यहाँ नीचे आपको टिकर पे सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे कि कितनी सीटें भाजपा कहाँ जीती थी। 40% से ज़्यादा का वोट शेयर सिर्फ अयोध्या में बीजेपी को 2017 और 2018 में मिला है, 2019 में मिला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो करीबन 48.83% यानी करीबन 49% भाजपा का वोट शेयर था सिर्फ अयोध्या में। अयोध्या की जो 5 विधानसभाएं हैं वहां पर 2012 में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की 5 में से 4 सीटें जीती थी और 1 सीट बीजेपी को गई थी। 2000 अब एक बहुत बड़ी खबर आई है, बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। औरैया से हैं ये, औरैया के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां की एक विधानसभा सीट है, वहां से विधायक हैं विजय शाक्य। वो और उनके भाई देवेश शाक्य 2 दिन से औरैया से निकलकर लखनऊ में थे। विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने कहा था कि उनके पिता को ले जाया गया है उनकी मर्जी के खिलाफ, लेकिन विनय शाक्य की पत्नी और देवेश शाक्य ने इस बात का खंडन किया। विनय शाक्य की मां और उनके भाई ने इस बात का खंडन किया, कहा विनय शाक्य अपनी मर्जी से लखनऊ है। बात यह थी कि क्या ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर अब बीजेपी छोड़कर क्या सपा
समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। विनय शाक्य को 2018 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। रिया शाक्य का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई अपने पिता के लिए, उनके पिता के लिए, जो कि वहां से विधायक हैं दूना से, और यह भी कहा कि उनकी चिकित्सा में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में उनका एक ऑपरेशन हुआ, अभी भी वो व्हील चेयर से हैं। विनय शाक्य के लिए अमूमन बात और उनकी पैरवी और उनके लिए काम उनके भाई देवेश शाक्य करते हैं। तो क्या ये फैसला देवेश शाक्य का है क्योंकि बेटी और चाचा में मतांतर है? अभी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसा जैसे अटकलें लगाई जा रही थी, विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया, तो कल क्या 14 तारीख को वो समाजवादी पार्टी में जुड़ेंगे? एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कल आयोजित किया जा रहा है जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर कई लोग जुड़ने वाले हैं। बात 9 से 13 विधायकों की हो रही है। अमित जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो विधायक विनय शाक्य हैं, इस्तीफा देने के बाद, आधिकारिक पत्र जारी करने के बाद, इस वक्त वो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर इस वक्त वो मौजूद हैं। और जो कालिदास मार्ग पर, लखनऊ के कालिदास मार्ग पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो आवास है, सरकारी आवास, उसी आवास में मौजूद हैं। और विनय शाक्य का साफ साफ ये कहना है कि जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे ज्वाइन करने के लिए, वो सीधे वहीं जाकर ज्वाइन करेंगे। और जिस तरीके से उनकी पत्नी, उनकी माफी चाहता हूँ, उनकी बेटी ने आरोप लगाया था कि उनके पिता को जबरदस्ती लेकर जाया गया है और शायद वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जबरदस्ती नहीं लेकर जाया गया था। जो आज बातचीत हुई है वो अपनी मर्जी से आए थे। और उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर वो जहां भी बोलेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो वहीं ज्वाइन करेंगे। और समाजवादी पार्टी का साफ साफ ये कहना है कि कल उनके यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, कई ज्वाइनिंग होगी। और ये ज्वाइनिंग है जो बीजेपी से आए हुए विधायक और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम वो ले ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायक जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी छोड़ने वालों पर हमला बोला है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर पार्टी छोड़ने वालों पर सवाल उठाया है। स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा है, बीजेपी ने ओबीसी समाज का उत्थान किया है। कुछ लोगों के लिए पी मतलब परिवार। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह का ये ट्वीट है कि ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना बीजेपी ने दिया है उतना किसी और सरकार में नहीं मिला है। कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ पिछड़ों का उत्थान, हमारे लिए पी का अर्थ पिछड़ों का उत्थान है, पर कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ सिर्फ पिता पुत्र परिवार का उत्थान होता है। तो परिवारवाद का इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है स्वतंत्र देव सिंह ने उन लोगों पर जो अब आचार संहिता लगने के बाद एक एक करके पलायन कर रहे हैं बीजेपी से और जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी। ये शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य ने की थी, उसके बाद दारा सिंह चौहान, अब विनय शाक्य भी जुड़ चुके हैं इस सूची में रोशन लाल के साथ। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके यही लिखा है कि ओबीसी समाज को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना बीजेपी में मिला है उतना किसी सरकार में नहीं मिला है। हमारे लिए पी का अर्थ है पिछड़ों का उत्थान, कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ है सिर्फ पिता पुत्र परिवार का उत्थान। अमित सिंह जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। अमित, कई लोग हैं और सवाल यही उठाया जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद आप क्यों पलायन कर रहे हैं? अगर आपको पार्टी से दिक्कत थी तो आप 5 साल तक मंत्री पद पर क्यों बने रहे? उस वक्त आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? अब स्वतंत्र देव सिंह भी यही कह रहे हैं कि हमने तो जो काम किया है पिछड़ों के उत्थान के लिए किया है, लेकिन इनके लिए पिता पुत्र परिवार है। जी हाँ, बिल्कुल आनंद, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार अब जो लोग छोड़ कर गए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे विनय शाक्य हो जो कि विधायकी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, रोशन लाल वर्मा हो, आज मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दिया है। तो जाहिर तौर पर हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि दो बड़े चेहरे जो योगी मंत्रिमंडल कहते हैं, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर इनकी आवाजें नहीं सुनी जाती थी, अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, तो इन लोगों ने 5 साल तक क्यों नहीं आवाज उठाई, 5 साल तक क्यों नहीं कहा? अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने आलाकमान से बात की थी और आज मीडिया के सामने आ रहे हैं, तो उसी समय मीडिया के वक्त क्यों नहीं आए और उन्होंने कहा, आरोप क्यों नहीं लगाया कि आलाकमान बात नहीं सुन रहा और उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दीजिए? आखिरकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद
खिलाफ क्या इन सबको ये लग गया था कि इनको टिकटें नहीं मिलने वाली? कम से कम 60 से 70 ऐसे चेहरे हैं, ऐसे विधायक, ऐसी सीटें हैं जहां पर नए चेहरे हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इन सब के खिलाफ जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो नकारात्मक आई। तरीके से लगातार बातें हो रही थी। वाली घटना है, इस तरह की घटनाओं की में कोई भी कार्यवाही सरकार के द्वारा अभी तक नहीं की गई है। पुलिस अपना काम करेगी, किसी भी कीमत पे बचेगा नहीं। राजस्थान में एक के बाद इस प्रकार की घटनाएं हो रही जो आदमी को ज्वलित भी करती है और सोचने के लिए मजबूर भी करती है। ये बताता है कि महिलाओं के लिए राजस्थान कितना असुरक्षित बन चुका है। सोलह दिसंबर 2012 वो तारीख जब पूरा देश दिल्ली में हुए निर्भया रेप कांड के बाद गुस्से में था। कई दिन तक गुस्से का ये उबाल देश के युवाओं से लेकर हर आदमी के दिल को झकझोरता रहा, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून तक बनाए गए, इस उम्मीद में कि कड़े कानून से इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। लेकिन राजस्थान से कोई एक खबर न उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राजस्थान के अलवर में हुई इस घटना ने फिर एक बार निर्भया कांड की यादों को ताज़ा कर दिया है। इस बार दरिंदों ने एक मूक बधिर नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाया और न सिर्फ उसकी अस्मत को लूटा बल्कि उसके शरीर पर नुकीले हथियार से हमला कर उसकी आत्मा तक को छल्ली कर दिया। रात के अंधेरे में ये लड़की खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ी मिली, जिसके बाद उसे जयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी हालत कितनी ख़राब थी इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 डॉक्टरों की टीम ने उसका ऑपरेशन किया और शरीर के छलनी हो चुके अंगों को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जन की तक मदद लेनी पड़ी। अलवर में दरिंदगी की शिकार मासूम बालिका जयपुर के इसी जेके लोन अस्पताल के अंदर भर्ती है। रात को उसका ऑपरेशन किया गया 60 डॉक्टरों की टीम ने और अब उसकी जो हालात है वो क्रिटिकल है। लेकिन इस तरह अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन एक ऑपरेशन और करना पड़ सकता है कुछ वक्त के बाद में, क्योंकि जो जख्म है वो काफ़ी गहरे हैं। तो डॉक्टरों की टीम निगरानी रख रही है। इसके अलावा जिस तरीके का सदमा लगा उसके बाद में साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया और उन ख़ास तौर पर काउंसलिंग की जा रही है। इसके अलावा जो परिजन हैं वो भी काफ़ी सदमे के अंदर है, इसलिए उनकी भी काउंसलिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस सदमे से परिवार को और पीड़िता को बाहर निकाला जाए। ऐसे दरिंदों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी और पंकज जोशी हमारे साथ हैं, आप दोनों को नमस्ते। लेकिन ये दरिंदे कौन हैं? ये जिस बस में इन्होंने ये कांड किया उसका भी अभी तक पता नहीं लगा। स्वर्णिम जी, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और बस की जो है पड़ताल की जा रही है, क्योंकि अभी सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो देखी है उसमें ये अनुमान लगा कि कोई प्राइवेट बस जो है उसमें इस तरह का कांड हुआ है। और निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, ऐसे दरिंदों की समाज में कोई जगह नहीं है। यही जो बात को अपनाते हुए हमारी राजस्थान सरकार ने जो पुलिस कार्रवाई अभी की है और लगातार जो पुलिस को हमने जो संबल प्रदान किया उसके कारण इस तरह के जो केसेस हैं उसमें तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो महिलाओं के खिलाफ जो केस हो रहे हैं उसमें जांच का दायरा जो पहले 240 दिन में हुआ करता था वो अब 80 दिन में जांच कंप्लीट होती है और पेंडेंसी भी नहीं रहने दी जाती। और निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, राजस्थान में ये अपराध करने वाले जो दरिंदे हैं इनको भी वही हश्र होगा जो अभी 3 महीने पहले एक बालिका के साथ दरिंदगी करने वालों को 12 दिन के अंदर फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का कार्य किया गया था। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। राजस्थान में आकर के अशांति फैलाने वाले, महिलाओं के साथ ये इस तरह की बदसलूकी करने वाले या दरिंदगी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त है, सरकार सख्त है। सरकार ने निर्देश दिए और सरकार खुद मॉनिटरिंग करती है, देख रही है कि लगातार जो है हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का जो समय है वो घटता जा रहा है। पेंडेंसी नहीं है, केस ऑफिसर स्कीम के तहत
इन दरिंदों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमने ऑफिसर लगाए जो जब तक, लेकिन अभी तक आप बस नहीं ढूंढ पाए हैं, अभी तक आप बस नहीं ढूंढ पाए, इन दरिंदों को नहीं ढूंढ पाए। पंकज जोशी, एक और बात है कि ये पिछले 6-8 महीने के अगर आंकड़े देखें तो दिल दहल जाता है कि राजस्थान में हो क्या रहा है। आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार और इनकी जो पुलिस की अभी बढ़ाई कर रहे थे, ये लोग उनके हौसले बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि पहली बार आपने राजस्थान में देखा होगा कि डीजीपी रैंक के आदमी जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की करते हैं कि यहाँ पर महिला अपराध जो है झूठे दर्ज होते हैं, महिला अपने अपराधों को झूठा दर्ज कराती है और उसका परसेंटेज बताते हैं 43%। अभी जो है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ त्वरित कार्रवाई की जाती है, 12 दिन लगी जाती है। अरे भैया, ये 43% की जो जोर जोर से कहलवाते हो और जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जो है केवल अपने सरकार के लिए करवाते हो, इस कारण से जो है इन लोगों के जो है अपने हौसले बुलंद होते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ कि लगातार यही नहीं, भरतपुर में अभी जो है एक महिला ने लगातार थाने के सामने होने के बावजूद, ये वही भरतपुर है जहां पर इनके एसएसपी रैंक के आदमी को वहां की पुलिस ने डंडों से मारा। उसकी कार्रवाई आज तक पता नहीं है स्वर्णिम जी कि उन दोनों में से दोष किसका था, कि जो पुलिस ने मारा उनका था या एसएसपी का था। क्योंकि आप लगातार उन लोगों के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लगातार उन लोगों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपको यहाँ तक कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि मुझे बताइए कि थानों के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं उसमें इनकी थोड़े दिन पहले किसी ने कहा था कि हमारे पास दबाव रहता है इन चीजों का, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, इनके नेता हैं, वो इस टाइम जो है स्वच्छंद रूप से जो है उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो काम हो रहा है, न केवल दुराचार की घटनाएं तो लगातार हैं। आप देखिए यहाँ की घटना, आप जो बाढ़ की घटना हुई, उसके बाद में जो है उदयपुर की घटना हुई, उसके बाद बाड़मेर की घटना हुई, उसके बाद मुझे बताइए ना कहाँ कार्रवाई करी आपने। और आज तक मुझे बताइए कि जो प्रियंका गांधी हैं, मुझे बताइए बर्थडे मनाने का टाइम है इस वक्त पर। आप एक बार दिल्ली से आना हो सकता है, नहीं होता आपका, हो सकता है आपके चुनाव में दस्त होती, लेकिन मुझे बताइए बर्थडे में आप राजस्थान से केवल और केवल मुश्किल से जो है 80 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर का सफर आप जो है एक बालिका के साथ के लिए नहीं कर सके, और वहां आप जो है नेतागिरी करना कौन चाहते हैं? ये शर्म नहीं आती इन लोगों को? देखिए, ये बहुत सारे राजनीतिक आरोप भी हैं, लेकिन एक मौलिक सवाल मेरा यही है स्वर्णिम जी कि दिल में दहशत उन दहशतगर्दों के अंदर पैदा करने की जरूरत है कि किसी महिला के ऊपर हाथ ना उठाए। यहाँ तो एक मूक बधिर नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य हुआ है। यहाँ पर तो कम से कम इस बात पर होना चाहिए, इस बात की दहशत होनी चाहिए कि किसी महिला पर अगर हमने बुरी नजर भी डाली तो हमारी आंखें नोच ली जाएंगी। ये प्रशासन का डंडा होना चाहिए। ये तो नहीं दिख रहा है राजस्थान में। देखिए यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए, मैं आपको आंकड़े देता हूँ। ये पंकज जोशी ने जो बहुत बड़ी बात है कि आप भी जवाब लेना चाह रहे होंगे, उसका सबको जवाब मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का शासन जो 3 साल पहले समाप्त हुआ है, उस शासन के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले जितने अपराध थे, खास करके बलात्कार के, उनमें इन्वेस्टिगेशन में लगते थे दिन 240, पौना साल निकल जाता था। यहाँ आज हम उसको घटाते 80 तक लिया है। ठीक है पंकज जी, मैंने आपको टोका नहीं है, आप सुन लीजिए आप सुन लीजिए। आप उनको निर्दोष दे रहे हैं उठा करके, क्लीन चिट दे रहे हो आप उठा करके। आपका डीजीपी जो है, अरे आप सुनिए पंकज जी, आगे सुनिए, कार्रवाई होती है ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है वो। पर आप तो सुनेंगे। आनंद जी एक बात कहना चाहता हूँ, ये पंकज जी क्यों इतने तिल मिला रहे हैं? 5 साल तक तुम बलात्कार के अपराधियों की जांच नहीं कर पाते थे, या पुलिस 80 दिन में चार्जशीट फाइल करती है और उसके बाद कोर्ट कार्रवाई करता है? क्या ये जानते नहीं है आप? वैधानिक कार्रवाई क्या होती है? जांच रिपोर्ट पूरी होने के पश्चात जो है कोर्ट में चार्ज फाइल हो जाता है। आपके यहाँ तो 5 साल निकल जाता था। और डेल्टा मेघवाल प्रकरण को याद करिए, डेल्टा मेघवाल जिसकी असमत लूटी, दलित बालिका हत्या कर दी, उसको आप अब जो है संरक्षित करा अपराधियों को आप लोगों ने। सीबीआई का वादा हमारे आंदोलन के बाद किया, फिर भी नहीं करवाई, और हमने त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, त्वरित न्याय मिले, अपराधियों को जो है सईक्षों के पीछे भेजा जाए, उनको अंजाम। देखिए मैं आप दोनों से मेरा एक ही आग्रह है, पॉलिटिकल फाइट एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप से ज्यादा आप दोनों पार्टीज की एक जिम्मेदारी है। जहां जहां आपकी सरकार है वहां ऐसी दहशत होनी चाहिए इन दहशतगर्दों में और इन दरिंदों के दिमाग में कि किसी महिला के साथ और किसी के साथ भी इस तरह का कृत्य करने की उनमें हिम्मत हिमाकत ना हो। देखिए, कानून बनाने से रेप नहीं रुका है,
कानून बनाने से सिर्फ रेप करने वालों की सजा बढ़ी है और इसकी वजह से इनकी दरिंदगी और ज्यादा हो गई है कि वो इस तरह से उसको सर्वाइवर की हालत कर देते हैं कि वो कोई बयान ना दे पाए, वो जिंदगी से लड़ना लग जाए। तो इसलिए जरूरत यह है कि समाज में इस तरह का डर पैदा हो, और वो सिर्फ प्रशासन के डंके की चोट से के डंडे से हो सकता है कि कोई किसी महिला के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत ना कर सके। और राजस्थान में जो पिछले 6-7 महीने के आंकड़े हैं स्वर्णिम जी, वहां पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केसेस ज्यादा हुए हैं, और उसमें किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का यह कहना कि अमूमन जो है 40% से ज्यादा केसेस फर्जी हैं, ये कहीं ना कहीं चुभता है। इसी बात को जोशी जी भी कह रहे थे। देखिए, मैं आपको आनंद जी इस बात का जवाब दे देता हूँ। निश्चित रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होने चाहिए। जो अपराध करे वो अपराधी नहीं, वो दरिंदा होता है, और उसका एक ही जगह है, जेल के सीखचों के पीछे या फांसी के तख्ते पर। इसीलिए हमने जो पुलिस बेड़े का जो कवायद की है वो ये है कि इस तरह के अपराधों में तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस में पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पेंडेंसी आज हमने घटाई है, और घटाने का पर आप ये भी तो मानेंगे, पर आप ये भी तो मानेंगे स्वर्णिम जी कि इस केस में पिछले 24 घंटों के अंदर ना तो उन दरिंदों का पता लगा है, ना ही उस बस का पता लगा है जो सीसीटीवी कैमरा में कैद है। बावजूद इसके उस बस का तक अभी तक पता नहीं लगा है। ये बात भी तो खटकती है। देखिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, बस हम पुलिस के पास लीड है और बस में मिली है। ये ढूंढिए 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे अलग अलग स्थानों पे तलाशे उसके बाद, और निश्चित रूप से आप देखिए आज के दिन में ही मुझे लगता है हमारे पास सूचना है कि इन दरिंदों की पहचान हो करके मैं बस आपसे एक आग्रह करूंगा। देखिए, आप लोग जो राजनीतिक आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, वो बाद में होंगे। पहले इन दरिंदों को पकड़िए और इनके चेहरे ढकने मत दीजिएगा। इनको इन सबके चेहरे सबके सामने दिखाना चाहिए कि ये दरिंदा ये हैं, और इनको इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए कि समाज में दहशत फैल जाए इन दरिंदों के दिमाग में कि किसी महिला के साथ, किसी व्यक्ति के साथ भी इस तरह का कुकृत्य ना करें। पंकज जोशी जी और स्वर्णिम जी, धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो चुका है यहाँ अखाड़ा में। और इस वक्त की